India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें आपको कि जिसमें उसने 2021 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई-एम विधायक ए राजा के चुनाव को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति एएसओ का और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजा की अपील को स्वीकार कर लिया है और केरल उच्च न्यायालय के 23 मार्च 2023 के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने राजा के चुनाव को इसीलिए रद्द कर दिया था क्योंकि वह केरल राज्य के भीतर हिंदू परायण समुदाय के सदस्य नहीं थे और इसीलिए देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है और चुनाव याचिका खारिज की जाती है। अपीलकर्ताओं को पूरे अवधि के लिए विधानसभा के सदस्य के रूप में सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। दरअसल डी कुमार ने उच्च न्यायालय में राजा के चुनाव को चुनौती दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजा अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं थे और इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे। केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राजा की दादी दादा केरल के निवासी नहीं थे और उन्होंने कभी भी अपने दस्तावेजों में इसका उल्लेख नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया था कि राजा के परिवार के सदस्यों के बपतिस्मा और विवाह के दस्तावेजों में कुछ बदलाव और ओवर राइटिंग थे जो संदेह पैदा करते थे। बता दें आपको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि राजा को विधानसभा के सदस्य के रूप में सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में साथ ही बता दें आपको कि ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था दी है। दरअसल कोर्ट ने महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव 2022 के पुराने आरक्षण व्यवस्था के आधार पर कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, अधिकारी स्थानीय निकाय के पदों पर बैठे हैं और इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। अगर मामला सालों तक चलता रहेगा तो चुनाव नहीं होंगे। फिलहाल कोर्ट ने 4 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य चुनाव आयोग को 4 महीने में चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग की जरूरत के मुताबिक और समय के लिए कोर्ट आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश यहाँ पर इस प्रकार है। दरअसल बता दें आपको कि राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना देनी होगी। चुनावी प्रक्रिया को 4 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास करना होगा। चुनाव पिटीशन के परिणाम के अधीन होंगे, जो कि बंथिया आयोग को चुनौती देते हैं और आदेश पार्टी द्वारा उठाए गए विवादों को प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संवैधानिक जनादेश का सम्मान और सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुने हुए निकायों की एक निर्धारित अवधि होती है, इसलिए ओबीसी समुदाय के समावेश या बहिष्कार के मुद्दों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय होगा। ओबीसी आरक्षण के कार्यान्वयन पर विवाद के कारण चुनाव रुके हुए थे और कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विचार किया जा सकता है, लेकिन तब तक चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए।
वही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। बता दें आपको कि दरअसल ये पूरा मामला जो है SYL नहर निर्माण से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज निर्माण लिंक या SYL नहर के निर्माण के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद में पंजाब सरकार को ये फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन को डी नोटिफाई करना उच्च स्तरीय हस्तक्षेप है। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा है कि ये कोर्ट के आदेश को हराने की कोशिश है और ये उच्च स्तरीय हस्तक्षेप का स्पष्ट मामला है। कोर्ट ने दोनों राज्यों और केंद्र के साथ मिलकर एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए सहयोग करने का निर्देश दिया। अगर मुद्दा सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं होता है तो कोर्ट ने 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। SYL नहर विवाद 1996 से चल रहा है, जब हरियाणा ने पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2002 में कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन पंजाब ने अभी तक नहर का निर्माण नहीं किया है। 2004 में पंजाब विधानसभा ने एक कानून पारित कर पानी के बंटवारे के समझौते को रद्द करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। नई दिल्ली में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और अब NCR के अन्य राज्यों को 1 महीने के भीतर ही प्रतिबंध लगाना होगा। कोर्ट ने कहा कि पटाखे फूटने की स्थिति में उन पर शिकायत निवारण और शिकायत तंत्र बनाना होगा। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत ये निर्देश जारी किए हैं ताकि जुर्माना लगाया जा सके। इसे अन्य राज्यों को भी इसका पालन करना चाहिए। जस्टिस अभय S ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि हम दिल्ली NCR में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान 3 अप्रैल को आदेश जारी कर निर्देश जारी किए गए थे और कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल कर बताया कि पटाखों का निर्माण, भंडारण आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस आधार पर NCR के क्षेत्र में राजस्थान, UP और हरियाणा को EPA की धारा 5 के तहत इसी के तहत निर्देश जारी करने का निर्देश देते हैं और 1 महीने के भीतर ही जारी किए जाएं। अगली खबर का रुख करते हैं कि जनहित याचिका बता दें आपको कि कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें LLB और LLM पाठ्यक्रमों की अवधि, पाठ्यक्रम और संरचना की समीक्षा के लिए कानूनी शिक्षा आयोग का विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वर्तमान में 5 वर्षीय एकीकृत कानून कार्यक्रम अत्यधिक लंबे, आर्थिक रूप से बोझिल और अकादमिक रूप से असक्षम है और उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों में सुधार किया गया है, लेकिन कानूनी शिक्षा में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार को एक कानूनी शिक्षा आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दें, जिसमें प्रमुख शिक्षाविद, न्यायविद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिवक्ता और प्रोफेसर शामिल हो। याचिकाकर्ता ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक, लचीले और छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है, लेकिन कानूनी शिक्षा में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष की पेशेवर कानून डिग्री पाठ्यक्रम अधिक उपयुक्त होगा। खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की जो तारीख है वो तय हो गई है। 20 मई को होंगे चुनाव। बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत निर्देश दिया है। इस बार सचिव का पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है और कार्यकारी समिति की 9 में से 3 सीटें भी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ ने यह निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि SCBA
के पदाधिकारियों के चुनाव 2024 के चुनावों के लिए तैयार, मतदाता सूची के आधार पर होंगे और 2024 की मतदाता सूची में शामिल होने के अलावा 28 फरवरी 2025 तक योग्यता प्राप्त करने वाले सदस्य भी मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार होंगे। न्यायालय ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की रिपोर्ट को एससीबीए के वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है, जिसमें एससीबीए के उप नियमों और चुनाव मानदंडों में सुधार के लिए और इसके बारे में सुझाव दिए गए हैं। सदस्यों के सुझाव देने को कहा गया है और न्यायालय ने कहा है कि रिपोर्ट पर कोई चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायमूर्ति राव की रिपोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बिना लागू नहीं की जा सकती है और यदि चुनाव इससे पहले आयोजित किए जाते हैं तो ये बिना किसी सिफारिश के होगा और इसका कार्यकाल भी वही हो सकता है। न्यायालय ने कहा है कि रिपोर्ट न्यायमूर्ति राव ने न्यायालय के अनुरोध पर तैयार की थी और वे बार को इस पर बैठने नहीं देंगे। न्यायालय ने कहा है कि अंतिम निर्णय पीठ के पास है और बार को एससीबीए की आम सभा के अधीन किसी को भी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि वह बार की किसी भी समस्या पर विचार करेगा। इसके बाद न्यायालय ने रिपोर्ट को एससीबीए की वेबसाइट पर अपलोड करने और चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। मतदान 20 मई को होगा और मतगणना उसी दिन शुरू होगी और परिणाम 21 मई को घोषित किए जाएंगे। पीठ ने कहा है कि हमने बार एसोसिएशन की भावनाओं को भी ध्यान में रखा है, इसीलिए निर्देश दिया जाता है कि 2025 से 26 के चुनावों के लिए एससीबीए के सचिव का पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा और कार्यकारी समिति में 1/3 सीट यानी 9 में से 3 महिला उम्मीदवारों के लिए होंगी। न्यायालय ने 3 चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र मोहन शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसालिया। और अगली खबर का रुख करते हैं। ए.आर. रहमान के खिलाफ कॉपीराइट का उल्लंघन का मामला है। दरअसल बता दें आपको कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ए.आर. रहमान के खिलाफ वरिष्ठ भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फयाज वसीफुद्दीन डागर द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में एकल न्यायाधीश पीठ के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति अजय दिकपाल की पीठ ने रहमान को 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है, जैसा कि एकल न्यायाधीश पीठ ने अप्रैल में आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा है कि राग ताल और शास्त्रीय संगीत की परंपराएं सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा हैं और सभी के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि जब कोई संगीतकार इन ढांचों के भीतर संगीत नोटों को मूल और रचनात्मक तरीके से व्यवस्थित चयनित या व्यक्त करता है तो वह विशिष्ट रचना कॉपीराइट संरक्षण के योग्य होती है। डागर ने दावा किया था कि रहमान का गीत वीरा राजा वीरा उनकी रचना शिव स्तुति से लिया गया है। रहमान ने दावा किया था कि शिव स्तुति एक पारंपरिक रचना और सार्वजनिक डोमेन में होने के कारण इसके ऊपर कोई विशेष अधिकार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा है कि हर संगीतकार एक विशिष्ट राग में रचना तैयार कर सकता है जो तब उस संगीतकार की मूल रचना बन जाती है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ढांचों के भीतर काम करते हुए मूल और कॉपीराइट योग्य रचनाएं बनाई जा सकती हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को लिखित सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले को 23 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टैंप विक्रेता सार्वजनिक
सेवक की श्रेणी में आते हैं। और इस विषय पर और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ज़्यादा जानकारी देंगी हमारी इंडिया लीगल की वेब रिपोर्टर। ब्राइब के पैसे मिलना क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है किसी को कन्विक्ट करने के लिए? केस था गोपाल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर सिर्फ किसी पब्लिक सर्वेंट के पास से टेटेड पैसे मिलने से उसकी गलती प्रूव नहीं होती। कोर्ट ने क्लियरली कहा ब्राइब लेने का केस तभी बनता है जब यह साबित हो कि उसने ब्राइब मांगी थी। इस केस में एक स्टैंप वेंडर पर इल्ज़ाम था कि उसने 10 रुपये का स्टैंप को 12 रुपये में बेचा, लेकिन कोर्ट ने बोला अगर ब्राइब डिमांड का प्रूफ नहीं है तो सिर्फ पैसा मिलना काफ़ी नहीं है कन्विक्शन के लिए। कोर्ट का एग्जैक्ट स्टेटमेंट था टेटेड करेंसी मिलना अगर डिमांड का प्रूफ नहीं है तो ऑफेंस एस्टैब्लिश नहीं होती। तो इसका सीधा मतलब अगर किसी पे करप्शन का केस हो तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ब्राइब मांगा था, सिर्फ पैसा लेना या मिलना काफ़ी नहीं है। ये रूलिंग लोगों को फॉल्स ट्रैप से बचाता है और इंश्योर करता है कि जस्टिस फेयर हो। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.